सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, स्वागत करता हूं कैलेंडर में। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूं डेट इज कॉल्ड भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और एक बात सुनो आंसर, ये हमारी चल रही है रैपिड रिवीजन सीरीज। जी हाँ, रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग सर क्या करेंगे, आपको वो सभी चैप्टर्स जो आपके एग्जाम बोर्ड में आने वाले हैं और जो मेरे बच्चे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी चैप्टर्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। जी हाँ, एसएसटी के अंदर हिंदी माध्यम में। अच्छा एक बात सुनना, इन चैप्टर्स को भाई सब करने के बाद, इस रैपिड रिवीजन को क्या करना, सीरीज को ज्वाइन करने के बाद मेरे बच्चे, मैं आपको इस बात की 100% गारंटी दे रहा हूं, पेपर यूं क्रैक करोगे। अगर यूं क्रैक करोगे चलो भैया शुरुआत करते हैं हम क्या अपने भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और इसी जल्दी जल्दी क्या करेंगे, दी एंड करेंगे। चलिए देखो मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, ज्यादातर कुछ बात नहीं है। देखो ये आपके सामने जो पिक्चर्स दे रखी हैं सर, हमारे महात्मा गांधी भी हैं, बी.आर. अम्बेडकर भी है, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सभी का इंक्लूड कर रखा है। भाई भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय था बेसिकली सर, उसका जो ओरिजिन था, अगर आपको मालूम हो उसका जो ओरिजिन था मेरे बेटे, अगर आपको अच्छे से याद हो सर, उसका ओरिजिन क्या था सर, यूरोप हुआ। जी हाँ, यूरोप से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद था, उस राष्ट्रवाद के उदय से सर क्या होता है, इसका सीन स्टार्ट हुआ था 1789 के अंदर। वहां पर फ्रांस की क्रांति आई, धीरे धीरे यूरोप के अंदर क्या बहुत सारे जो राष्ट्र राज्य बनना स्टार्ट हो गए, और राष्ट्र राज्य बनने के साथ साथ क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो क्रांति है वो हमारे भारतवर्ष तक पहुंची। भारत के अंदर राष्ट्रवाद का जो उदय है मेरे बेटे, अगर आपको याद हो तो अच्छे से, आपको अगर अच्छे से याद हो, याद नहीं तो मैं याद दिला दूं, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति का इसमें बड़ा योगदान है। अब गुरुजी क्रांति क्या थी, क्रांति अगर आप लोगों को याद हो कि जब मंगल पांडे वाला सीन हुआ था, अगर पिक्चर आपको याद हो आमिर खान वाली, अगर ये नहीं याद है तो मैं चलो आपको याद दिलाता हूं। भाई उस पिक्चर के अंदर ये बताया गया था कि किस प्रकार से भारत में फूट डालो और शासन करे की नीति का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ था। मतलब अंग्रेजों ने किस प्रकार से उसको अप्लाई करा था हमारे भारत के ऊपर, यानी कि डिवाइड एंड रूल। और उस समय क्या हुआ था कि नए नए राइफल इंट्रोड्यूस हुए थे, नई नई बंदूकें इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसके अंदर जो उसका कारतूस था वो मुंह से छीलकर उसमें भरना पड़ता था, ऑब्वियस सी बात है। और उसके ऊपर जो कारतूस के ऊपर, उस कारतूस को खराब होने से बचने के लिए जो सील लगाई गई थी, वो थी गाय और सुअर की चर्बी की। और ये कहना था कि भाई मुसलमानों के लिए तो सुअर हराम है और गायों के लिए, गाय क्या हिंदू के लिए पवित्र है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने भी बंदे हमारे भारत के लोग जो शामिल थे, सैनिक जो थे, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि भैया हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। परंतु क्या था भैया, अंग्रेजों ने फोर्स करा, अंग्रेजों ने बोला, आश्वासन दिलाया कि भैया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हुआ बच्चे, भाई हमारे आगे जो लोग नहीं माने, और वहीं से हमारे भारत के क्या हुआ, पहली नींव रखी गई थी किसके, राष्ट्रवाद का उदय की। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं, बेसिकली राष्ट्रवाद का मीनिंग क्या होता है सर, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना, अपने राष्ट्र के प्रति क्या निछावर कर देना, अपनी जान को निछावर कर देना, बेसिक मीनिंग है। या फिर आप समझो एक देश के, एक पर्टिकुलर एरिया के या फिर एक पर्टिकुलर क्षेत्र के जितने भी लोग होते हैं, एक क्या सामूहिक भावना रखते हैं, एक सामूहिक उद्देश्य रखते हैं अपने क्या देश के प्रति, इट इज कॉल्ड क्या, राष्ट्र भावना। अगर हम बात करें राष्ट्र भावना की जो मीनिंग है, वो पिछले क्या नाम, पुराने समय के अंदर राष्ट्र भावना का मतलब था अपने राजा के प्रति प्रेम रखना, अपने राजा के क्या सभी आदेशों का पालन करना, अपने राज्य के प्रति क्या ये सोचना कि हमारे जो वो कर रहा है बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग बदला। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब राष्ट्रवाद का उदय होना स्टार्ट हुआ, नए नए क्रांतिकारी लोग आए, उन्होंने समझाया कि भाई राजा के प्रति प्रेम भावना रखना, आपको अपने देश के प्रति प्रेम रखना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। यहीं पर 1857 की जब क्रांति हुई तो सर यहाँ पर राष्ट्रवाद की क्या नींव रखी गई, और यहाँ पर मंगल पांडे ने सर क्या करा, मई के अंदर, जी हाँ मई में मंगल पांडे ने बोला था कि मई के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सामूहिक रूप से पूरे भारतवर्ष के अंदर हम लोग गुरुजी क्या करेंगे, जी हाँ आंदोलन करेंगे। लेकिन सर क्या हुआ, आंदोलन के जो तय तारीख थी, उस तय तारीख से पहले क्या वो स्टार्ट हो गया। जब ये तय तारीख से पहले स्टार्ट हो गया तो समस्या क्या उत्पन्न हो गई, कहीं पर आंदोलन हो पाया, कहीं पर आंदोलन नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने स्ट्रगल किया, कुछ लोगों ने अपने क्या कर लिए, पैर पीछे खिसक लिए, क्योंकि सब डर गए थे, क्योंकि उनके पास सही से सपोर्ट नहीं मिल पाया था। क्योंकि तारीख, जहाँ जो तय तारीख थी, उस तय तारीख के अगर अकॉर्डिंग हम सोचें तो शायद अगर उस समय पूरा भारत एकजुट होकर उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हमला बोल देता तो सर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑटोमेटिक धराशायी हो जाता है। पूछो कैसे, उनके पास थे केवल 2000 सैनिक, और हमारे राजा रजवाड़ों के मिलाकर टोटल कितने थे, 20,000 से भी ज्यादा थे सैनिक। तो अब आप सोच सकते हो कि 20,000 सैनिकों से ज्यादा की जो क्या टुकड़ियां थी, वो अंग्रेजों को कैसे उखाड़ फेंकती। लेकिन सर क्या हुआ, मई से पहले क्या मार्च चालू हो गया, और क्या हुआ, कुछ जगहों पे हो पाया, कुछ जगहों पे नहीं हो पाया। यही वजह है कि ये आंदोलन का असफल रहा, और मंगल पांडे को जो तोप के आगे बांध के उड़ा दिया गया, चिथड़े चिथड़े जिंदा मंगल पांडे को तोप के आगे उड़ाया गया था। सोचो, जस्ट इमेजिन, एक बंदे को उड़ा दिया। इससे पूरे देश के अंदर आक्रोश फैल गया, और लोगों ने सर क्या राष्ट्रवाद की भावना क्या हुई, उजागर करी। और जागृत करते करते के साथ क्या हुआ सर, बहुत से लोगों ने, जैसे हम लोग बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें, इन लोगों ने राष्ट्रीय गीत लिखे, लोकगीत लिखे, ठीक है। किसी ने क्या बनाया जी, हमारी मूर्ति पिक्चर बनाई, किसकी, भारत माता की पिक्चर बनाई। भारत माता की पिक्चर के अंदर क्या दशा, एक स्त्री दिखाई जो कि सर क्या स्ट्रगल कर
कर दिया अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी दर्शाने की कोशिश करी चित्र के अंदर कि किस प्रकार से जो माता जी हैं, जो हमारी भारत माता है, उस पर क्या शांत है, ठीक है, और क्या मतलब सहनशील है, साथ साथ वो क्या राष्ट्र के प्रति क्या एकता का समूह क्या कर रहे हैं, दिखा रही हैं, है नहीं। अच्छा, इसमें जब स्टार्टिंग हुई तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास सामने समस्या कहाँ चालू हुई थी, समस्या आना चालू हुई थी मेरे बच्चे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। यानी कि गुरुजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो अगर आप देखो समस्या का मतलब ये कि हमारे देश के अंदर समस्या आई, और यही समस्या ने हमारे भारत के लोगों के अंदर आंदोलन की, राष्ट्र भावना की, क्या उम्मीद लॉ को, जी आग को अगर आप पैदा करा, क्या करा पैदा गुरुजी, उन्होंने कुछ काम नहीं करा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक रहा। अब ये जब 1914 से लेकर 1918 तक रहा मेरे बेटे, तो आपको अगर एक बात याद हो, 1915 के अंदर क्या थे, हमारे गांधी जी आए थे। कौन आए थे बेटा, जी हाँ, गांधी जी आए थे। तो गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा योगदान, हमारे राष्ट्रपिता का सबसे ज्यादा योगदान रहा किसमें, हमारे भारत के राष्ट्रवाद के अंदर। यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का इंट्रोडक्शन हुआ कब, आफ्टर द क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ, हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हुआ। अब इस लॉस के दौरान मेरे बच्चे क्या हुआ, एक नई दिशा भी मिल गई। देखो लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों को जबरन सेना में भर्ती करा गया, भाई टैक्सेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए, महामारी फैली बकायदा, लेकिन सर लोगों को एक नई दिशा मिली। और उस नई दिशा का मतलब क्या था, स्वतंत्रता, जी हाँ, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, स्वदेशी चाहिए हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये भावना जागृत हुई है। और यही वजह है कि युद्ध के बाद क्या हुआ सर, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। बदलाव क्या आया कि सर रक्षा व्यय, जी हाँ, डिफेंस में पैसा लगना स्टार्ट हो गया। मेरे बच्चे टैक्सेस में वृद्धि हो गई, जो सीमा शुल्क थे एक राज्य से दूसरे जाने के अंदर जो सीमा शुल्क थे वो भी बढ़ गए। साथ साथ मेरे बच्चे इस टाइम क्या हुआ, इनकम टैक्स, जी हाँ, लोगों की पर्सनल इनकम टैक्स, पहले लोग टैक्स भरते थे, उस टैक्स के अलावा भी क्या होगा, जो उनकी इनकम होगी उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन आया। ये पहली बार, जी हाँ, अंग्रेजों के समय से क्या हुआ, इनकम टैक्स हमारे भारत के ऊपर लगता हुआ रहा है। साथ साथ फिर क्या हुआ, 1918 के बाद अगर मैं बात करूं, या फिर मैं बात करूं 1919 की बात करूं, तो 1919 सबसे इंपॉर्टेंट डेट में से एक है। सब बच्चे इस बात को ध्यान रखना, लिख लो इस बात को कि सर 1919 जो है सबसे क्या इंपॉर्टेंट एक डेट है। इस डेट के अंदर कम से कम लगा लो, कम से कम 3 चीजें आपको याद हो जाएंगी बहुत प्यारी प्यारी, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड, और मेरे से क्या हो गया, रॉलेट एक्ट। ध्यान रखना, खिलाफत आंदोलन, दोबारा बोल रहा हूं, जलियांवाला बाग, और क्या हो गया, रॉलेट एक्ट। अब सुनो ध्यान से, 1918 से और 1919 के बीच के दौरान अगर हम सोचें तो वहां पर बहुत कांड हुए थे। क्या कांड हुए थे, हमारी फसलें बर्बाद हो गई, महामारी फैल गई, भुखमरी छा गई, और साथ ही साथ क्या हुआ मेरे बच्चे, जब विदेशी लोगों के इस शासन काल के अंदर इतनी सब समस्या आ गई तो लोगों के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो गया। लोगों के अंदर ये भावना जागृत हो गई कि भाई साहब यार इनके अंडर काम करके तो हमारी दुर्दशा हो रही है, हमें इससे क्या चाहिए, निजात चाहिए, हमें क्या चाहिए, इससे निजात। और लोगों के अंदर ये आक्रोश और बढ़ता गया, जब गरीबी और सेना के अंदर जबरन भर्ती चालू कर दी तब हमारे देश के लोगों में और क्या गुस्सा भर गया। उन्होंने कहा नहीं, हमें इससे आजादी चाहिए। यहीं से हमारे क्या असहयोग आंदोलन और क्या बेटा खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करें खिलाफत मूवमेंट की, अगर आपको अच्छे से याद हो, खिलाफत मूवमेंट क्या था सर जी, खिलाफत मूवमेंट था जब तुर्की वंश के अंदर, ध्यान सुना ध्यान से, आई रिपीट माय डियर, जब तुर्की वंश के जो क्या था, ऑटोमन, जहाँ ऑटोमन जो साम्राज्य का जो राजा था उसको उखाड़ फेंका, उसको हटा दिया गया बकायदा, और इस्लामिक लोगों के ऊपर नियम कानून लगा दिया गया कि भैया आप लोगों को अधिकार नहीं है, नमाज पढ़ने का भी नहीं है, महिलाएं बुरखा नहीं पहनेंगी, है नहीं है। साथ साथ भैया ये उनके ऊपर बहुत सारी इस्लामिक जो उनके नियम धर्म थे उनको क्या बैन कर दिया गया। तब अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अंदर क्या चालू हुआ, खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, जी हाँ, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और खिलाफत मूवमेंट की जो अगुवाई करने वाले हमारे कौन थे, मोहम्मद अली, और कौन थे, शौकत अली। ठीक है भाई, अब देखो यहीं से क्या हुए, इनके संदर्भ में सबसे पहले हमने क्या चालू करे थे, जी हाँ, असहयोग से भी पहले क्या चालू करे, सत्याग्रह चालू करे। सत्य का मतलब था, सत्याग्रह का मतलब था सत्य के लिए आग्रह करना, यानी सत्य के लिए अपील करना। इसके अंदर गांधी जी ने बताया कि सत्याग्रह जो था ना, उनका जो बेसिक आइडिया था सर, कहाँ से आया था जी, उनका आया था अफ्रीका से। कहाँ से आया था, अफ्रीका से। जब अफ्रीका के अंदर थे, इस अप्रोच को उन्होंने पहली बार वहां पर इंट्रोड्यूस करा था कि अगर आपको मान लो अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है तो जरूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा हिंसा का रास्ता अपनाओ, अहिंसा के रास्ते पे भी चलकर आप लोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हो। हम लोगों को सत्याग्रह के अंदर कभी भी किसी सामने वाले को क्या नहीं करना, हानि नहीं पहुंचानी, उसका नुकसान नहीं करना, ये उनका कहना था। उनका कहना था कि कोई एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, और दूसरे गाल पे मारे फिर भाई साहब घुसड़ मार दो। ये मेरा कहना है, ये मेरा कहना है, दूसरा गाल पे मारे तो घुसड़ मार दो। क्योंकि सर जिस आदमी को एक गाल पे मारने के बाद भी शर्म नहीं आ रही है, सोचो दूसरे गाल पे भी क्या शर्म करेगा वो, है नहीं है। तो भाई साहब महात्मा गांधी जी क्या हुए, वहां से आए, हमारे लिए क्या लेके आए बेटा, अप्रोच लेके आए, कौन सी, सत्याग्रह का अप्रोच लेके आए। और बेटा 1915 के अंदर जब गांधी जी वापस आ गए, उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट को था चंपारण सत्याग्रह, डेट इज कॉल्ड क्या, टर्निंग पॉइंट ऑफ क्या, जी हाँ मेरे बेटे गांधी जी लाइफ, गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, चंपारण सत्याग्रह था, जो कि कब हुआ था, 1917 के अंदर हुआ था। और वो भी कहाँ पे, बिहार में। जब आपको याद हो
यहाँ पर एक बंदा था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला लाया था गांधी जी को पकड़कर, कहाँ पे, चंपारण के अंदर, क्योंकि चंपारण के अंदर होती है नील की खेती। नील की खेती मेरे बच्चे उस समय सबसे बढ़िया जो थी इंडिया के अंदर होती थी, क्योंकि जो क्लाइमेट कंडीशन चाहिए थी वो भारत के अंदर थी। नील की खेती का नुकसान था, नील की खेती का नुकसान क्या था सर, नील की खेती से अगर किसी भी जमीन पे आप नील की खेती कर रहे हो तो मेरे बच्चे वहां पर सर क्या वो आने वाले 2-3 साल तक क्या पड़ जाती है, बंजर पड़ जाएगी। अब 2-3 साल तक बंजर पड़ जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट का कहना था भाई बंजर पड़े या कुछ भी हो ये तो आपके बहाने हैं, हमें तो क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। इसी रिगार्डिंग में गांधी जी ने बोला कि चलो मैं चलूंगा, क्या बिहार में जाऊंगा, चंपारण आंदोलन स्टार्ट करूंगा। और गांधी जी ने जन आंदोलन करा बहुत व्यापक, उस पर पूरी बिहार की जनता का उन्हें सपोर्ट मिला उसमें। जी हाँ, बकायदा गांधी जी इसके अंदर जेल भी गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आए थे वहां पे, है नहीं है दाना। इसके बाद आता है उनका खेड़ा सत्याग्रह। जी, खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें सर, जो बेचारे किसान आर्थिक चीजों से बहुत जूझ रहे थे, महामारी से जूझ रहे थे, भूखमरी से जूझ रहे थे, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या रखा था, भैया अब आपके पास सूखा पड़ा हो, बीमारी हो चाहे महामारी हो, सर हमें तो क्या चाहिए, टैक्स चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। अब किसान कहते हैं सर जी बारिश तो ही नहीं है, महामारी फैली पड़ी है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनने कहा टैक्स कहाँ से दो। इस चीज की वजह से ही गांधी जी खेड़ा गए और खेड़ा में जाकर उन्होंने क्या करा, सत्याग्रह करा और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और वहां के किसानों को आजाद दिलवाई। जी आजादी मतलब क्या, उनको सपोर्ट, मतलब कि उनको टैक्स माफी दिलवाई। अच्छा जी, यहाँ पर ना चंपारण में एक सीन हुआ था, इस सीन के बाद जो खेड़ा गए थे, पहले नहीं गए थे, पता है क्यों, क्योंकि सर गांधी जी ने डिमांड करी थी कि सर आप ना बंदों का 50% टैक्स वापस कर दो, लेकिन गवर्नमेंट ने केवल कितना वापस करा, 25% वापस करा। तो लोगों ने कहा यार आप गुरुजी एक बात, तो आपने 50 की डिमांड करी तो 25 वापस कर रहे हैं। गांधी जी कहना था अरे मेरे भाई एक बात सुनो, ये सरकार झुकी तो सही, आई रिपीट, ये सरकार झुकी तो सही, कम से कम उनका मकसद था, मेन मकसद क्या था, सरकार को झुकाना, जो कि उन्होंने झुका दिया। उनका पॉइंट ये नहीं था कि पैसा कितना मिल रहा, उनका पॉइंट था सरकार झुकी। यहां से यहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट का नीचे धीरे धीरे धराशायी होना स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह करा, किसानों को निजात दिलाई। उसके बाद मेरे बच्चे फिर वो अहमदाबाद में गए, अहमदाबाद में गए जहां पर उन्होंने वहां पे क्या, जो सूती कपड़ा मिल के जो वर्कर थे उनको मजदूरी की मांग, बोनस की मांग, बेचारे 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे कपड़ा मिलों के अंदर, लेकिन उनका प्रॉपर मजदूरी नहीं मिल रही थी, ना उन्हें बोनस मिल रहा था। इसके लिए उन्होंने क्या, कारखाना के जो मालिक थे उनके खिलाफ क्या आंदोलन छिड़ा और उनके किसानों को भी हक दिलाने की मांग की। वहां पर भी उन्होंने क्या सत्याग्रह किया। आप सुनो आगे। फिर आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट तो आई इतनी बड़ी चिरान थी, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत तगड़ी थी। पूछो कैसे सर, इसके अंदर इतनी बड़ी समस्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा यार ये लोग ना आज दिन साले आंदोलन कर रहे हैं, कभी कोई सा आंदोलन, कभी कोई सा आंदोलन, लाओ इनके हम लंगा लगाते हैं। हमने एक नियम पास करा जिसका नाम क्या था बेटा, रॉलेट एक्ट था। इस रॉलेट एक्ट का कहना था कि भैया आप अगर हमारे खिलाफ कोई भी आंदोलन करोगे, कोई भी राजनीतिक गतिविधि करोगे तो हम आपको सीधा बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी मुकदमे के कहाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। लो जी लो, ओ माय गॉड। ये चीज देखकर भैया गांधी जी पागल हो गए, कहने लगा यार ये तो किसी इंसान की आत्मा को छीनने के बराबर है। उनके अंदर, उनके पास जो अधिकार है, उनके जो मूल अधिकार है, ये तो उनके छीनने के बराबर है। मतलब अगर कोई इंसान गलत को गलत कह रहा तो वो गलत कहने वाला जेल जाएगा, गलत करने वाला जेल नहीं जाएगा, गलत कहने वाला जेल जाएगा। ये बात से गांधी जी बहुत आक्रोश में आ गए और उन्होंने 6 अप्रैल 1919 के खिलाफ 1919 में, दाना बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1919 इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को पूरे देशव्यापी में चालू करा, पूरे भारतवर्ष में चालू करा। और कहीं ना कहीं मेरे बेटे क्या हुआ, इसके विरोध में सब जगह हड़तालें चालू हुए और इसके साथ साथ क्या हुआ, अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चालू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या सर, आज्ञा ना मानना। ये सविनय अवज्ञा का मतलब क्या था, आज्ञा ना मानना, दैट इज कॉल्ड अवज्ञा। ठीक है। और एक बात जानू ना कि गांधी का मेन मुद्दा हमेशा क्या रहा, अहिंसा। हाँ, अहिंसा के, और इसको करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए लोगों ने क्या काम करे, गुरु जी कुछ नहीं, लोगों ने दुकानें बंद करी, रैलियां निकाली, जो कार्यालय थे रेल वाले कार्यालय बंद कर दिए, लोगों ने बैंक छोड़ दिए, कारखाने सब कुछ जला दिए, रेलवे स्टेशन पर आग लगा दी, है ना। और यही वजह थी जब लोगों ने इतना आक्रोश फैल गया कि हाँ यार रॉलेट एक्ट के चलते चलते लोगों ने हाथ साफ कर लिया अंग्रेजों के ऊपर। तब अंग्रेजों के अंदर एक दिमाग आया जिसका नाम था जनरल डायर। जी हाँ, बड़ा बदमाश बंदा था, इसने लगाया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का कहना था कि किसी भी जगह पर 2 से ज्यादा व्यक्ति अगर खड़े हुए मिले, भाई साहब घुसंड मार देंगे। क्या मार देंगे, घुसंड मार देंगे, टेंशन ना लो। तो उन्होंने मार्शल लॉ, जैसे आप दिल्ली में क्या लगती है, दिल्ली में सॉरी अब भारत में क्या लगती है, 144 लगती है, नॉट मोर देन 4। जी हाँ, क्या नॉट मोर देन क्या 4, 4 से ज्यादा बंदे खड़े नहीं होंगे। अगर 4 से ज्यादा बंदे खड़े होंगे तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी, इनको जेल में डाल दिया जाएगा। यही कानून का जनरल डायर था। लेकिन गुरुजी चिरांद क्या हुई, चिरांद ये हुई कि 13 अप्रैल, देखो 6 अप्रैल के बाद क्या, 13 अप्रैल सब बंदे बैसाखी वाले दिन, अमृतसर के अंदर बैसाखी वाले दिन मेरे बच्चे
किस लिए खड़े हुए थे? इसके आक्रोश में खड़े हुए थे, इसके खिलाफ खड़े हुए थे, किसके खिलाफ? रॉयल एक्ट के खिलाफ। साथ साथ वो अपना पर्व भी मनाने आए थे बहुत सारे। उनका कहना था भैया कि हम तो अपना पर्व मनाएंगे, मार्शल लेके आया तो आया कि हमारा तो फेस्टिवल है। इसी समय क्या हुआ, जनरल डायर ने बहुत ही गुप्त तरीके से क्या काम करा, सभी जो अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग था उसके सभी गेट बंद करे, पुलिस को घुसेड़ा और अंधाधुंध फायरिंग करी, दबा के फायरिंग करी, इतनी फायरिंग करी कि वहां पर हजारों लोग क्या हुआ बेटा, मारे गए। जस्ट इमेजिन, बहुत सारे लोग क्या हुए, मारे गए। यही वजह है कि जलियांवाला बाग को आज जलियांवाला क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं, 1919 में। फिर मेरे बच्चे क्या होता है, जलियांवाला बाग कांड के बाद क्या हुआ सर, इसके बाद तो बस आप लगा लो सरकार ने तो पागल हो गई। सरकार का मुद्दा था लोगों के अंदर अपना डर उठाना, लोगों के अंदर अपना भय बिठाना कि भैया आप हमारे खिलाफ जाओगे तो जैसे जलियांवाला बाग के अंदर मारे गए ऐसे हम सबको मार देंगे। लेकिन इन्होंने ये अभी भी नहीं रुके, इन्होंने सर अपनी दमनकारी नीति को अपनाया। सर उन्होंने लोगों को अपमानित करना चालू कर दिया, आतंकित यानी उनको डराना चालू कर दिया। साथ साथ मेरे बच्चे उन्होंने लोगों पे गोलियां बरसाई, डंडे बरसाए। सोचो मतलब बाग, जलियांवाला बाग में लोगों को मारने के बाद ही रुके नहीं। और उसके बाद भैया फिर क्या हुआ, लोग पागल हो गए। लोगों की जो भीड़ है उत्तर भारत के अंदर, जो हमारा ये ना इलाका ना, जैसे हमारा दिल्ली हो गया है ना, पंजाब हो गया, ये हो गया, ये वाला जो इलाका था भैया पागल हो गया। यहाँ पे लोग बाग सड़कों पर उतर गए। सर भीड़ ने बड़े पैमाने पर हड़ताल करी, पुलिस के साथ झड़प हुई, लड़ाई हुई, सरकारी भवनों पर हमला कर दिया, यानी गवर्नमेंट की जो क्या थी बिल्डिंग्स थी, स्ट्रक्चर्स थी, उनको क्या तबाह कर दिया। अच्छा उसके बाद बच्चे क्या होता है कि गांधी जी ने हिंसा ने गांधी जी को क्या कर दिया, आंदोलन रोकने पे बाध्य कर दिया। क्यों बाध्य कर दिया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया। तो भैया सविनय अवज्ञा के अंदर क्या हुआ कि गांधी जी को रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? भैया इतनी हिंसा हो गई, इतने लोग मर रहे थे, उनको वाला आंदोलन रुकना पड़ा जरबन। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि मैं किसी भी आंदोलन के अंदर ये नहीं चाहता कि मान लो सामने वाला तो गलत है, सामने वाला मुझे मारना चाह रहा, तो मैं भी अपने अंदर ये इच्छा ना रखूँ कि मुझे भी कोई मारना चाहे। समझे? सॉरी, मतलब मैं इच्छा ना रखूँ कि मैं भी किसी और को मारना चाहूँ। अगर कोई मुझे मारना चाहता है ये उसकी प्रॉब्लम है, परंतु मैं उसको मारने की इच्छा नहीं रखूंगा। दैट इज कॉल्ड क्या, गांधी जी का कॉन्सेप्ट। यही वजह है कि सभी आंदोलन के अंदर जिस आंदोलन के अंदर क्या हुई, हिंसा हुई, उन्होंने उन्होंने वापस ले लिया। यहाँ तक कि उन्होंने असहयोग आंदोलन की वजह से वापस लिया था। देखो जी, अब बात करें हम, अब चालू हुआ जनवरी 1921 के अंदर क्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपका बच्चे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपका क्या चालू हुआ था, असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, जिसके अंतर्गत मेरे बच्चे क्या हुआ था, देखो सीन क्या हुआ था। हमने बात करी थी तुर्की की, बात करी थी। कारण क्या था इसके पीछे, तुर्की वंश था, तुर्की के जो तुर्की का राजा था ऑटोमन, उसको भाई दफा कर दिया गया था, इस्लामिक चीज़ों पे मना कर दिया गया था, बुरखा नहीं पहनोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे। और रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट क्या हुआ मेरे बच्चे, जी हाँ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब हम खड़े हुए उसकी सफलता हो गई। साथ साथ मेरे बच्चे क्या हुआ, जलियांवाला बाग जब कांड हुआ तो सर इसके बाद तो मान लो लोगों के अंदर इतनी नाराजगी हो गई थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ कि वो मतलब मरने और मिटने के लिए तैयार थे। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने क्या काम करा, असहयोग, नाम में क्या पूछा है, असहयोग, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेशन, असहयोग। गांधी जी ने अपनी बुक के अंदर, ठीक है, हिंद स्वराज के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि भैया ऐसा है कि अगर हम लोगों ने क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट ना किया होता या गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करा होता तो शायद वो हमारे ऊपर राज नहीं कर पा रहे होता। हमारे सहयोग की वजह से क्या मिला, उन्हें राज करने का मौका मिला। इसलिए अब हम क्या चलाएंगे, असहयोग, अब उनका सहयोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने सहयोग करने से मना कर दिया। उन लोगों ने सर जितनी सरकारी नौकरी थी वापस कर दी, लोगों ने वकालत छोड़ दी, डॉक्टरी छोड़ दी, पोस्ट ऑफिस बंद हो गए, रेलवे स्टेशन छोड़ दिए, बैंक छोड़ दिए, और पूर्ण रूप से सभी चीज़ों का क्या था, बहिष्कार कर दिया। विदेशी वस्तुओं का क्या बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चालू करा। यहाँ पर कांड का हुआ, यहाँ पर कांड हुआ कि असहमति आई। असहमति किस चीज़ की, मतलब कौन बंदे एग्री नहीं थे, कांग्रेस के बंदे। कांग्रेस के बंदे शुरू से चिरांद रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधा बोल दिया, मतलब देखो हिस्ट्री में देखो इनके चिरांद की मतलब जो किस्से खत्म नहीं है। इन्होंने बोला कि यार विधान परिषद को हम लोग चुनावों को डिनाई नहीं करेंगे। उनका कहना था विधान परिषद के अंदर जो थे गवर्नमेंट के लोग, सॉरी गवर्नमेंट के अंदर कौन बैठते थे, इंडिया के लोग बैठते थे। विधान परिषद का मतलब क्या था, जैसे विधानसभा नहीं हमारी, उस समय क्या थे, विधान परिषद थे, जो कि जनता के लिए अनुयायी करते थे, जो जनता के लिए पॉलिसी बनाते थे। तो उन्होंने कहा था कि भैया ऐसा है, विधान परिषद के चुनाव को मना मत करो, क्योंकि इसके अंदर हमारे कौन से बंदे बैठेंगे, हमारे अपने बंदे बैठेंगे जो कि हमारे लिए काम कर सकते हैं। ये उनका कहना था, जिससे हम लोग स्वराज की मांग कर सकते हैं। और यही वजह है कि जब उनकी इस बात को जब एक्सेप्ट नहीं करा गया कि भैया चुनाव को नहीं मना करना चाहिए, तब सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर अपनी एक पार्टी का निर्माण किया, जिसको हम बोलते हैं स्वराज पार्टी। क्या होता है, स्वराज पार्टी। और यही वजह है कि सर कुछ नेताओं को आंदोलन के हिंसक बनने का डर था, क्योंकि सर कुछ लोगों ने क्या कह दिया, भैया अब तो हम बिल्कुल भी क्या करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हमसे जबरन कराया गया तो मार पिटाई होगी। और यही वजह है कि कुछ घटनाएं हुई 1919 के अंदर। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, शौकत अली और मोहम्मद अली की क्या
अधिवेशन के अनुयायी के अंदर समिति का गठन करा गया। साथ साथ मेरे बच्चे क्या हुआ, 1920 के अंदर गांधी जी ने अपना तुरुप का इक्का फेंका। गांधी जी कहाँ कमजोर पड़ रहे थे? गांधी जी कमजोर पड़ रहे थे कि मुसलमानों को साथ नहीं मिल पा रहा था। मुसलमान जो थे वो सोचते थे कि भैया ये जो लोग तो सब कुछ हिंदू स्वराज पार्टी बना रहे हैं, हिंदू के गाने गा रहे हैं, हिंदू कथाएं हो रही हैं, सब कुछ काम हिंदू हिंदू रहा है, इसका मतलब उनका धर्म खतरे में, उनके लोग खतरे में। लेकिन जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो गांधी जी ने जाकर मोहम्मद अली शौकत अली के साथ क्या बोला, हाथ में लाया और कहा कि टेंशन मत ले मेरे भाई, तू मेरा भाई है, मैं तेरा साथ दूंगा, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, मैं तेरा साथ दूंगा। और साथ देने की वजह से सर क्या हुआ, जब मुसलमानों को भी हमने क्या कर लिया, आपस में जोड़ लिया, हमें आपस में कर लिया, शामिल कर लिया, तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। यही वजह है कि 1920 के अंदर फिर क्या हुआ, कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम क्या अपनाया गया। कांग्रेस ने फिर क्या कर लिया, इसको अपना लिया। और एक बात सुनो ध्यान से, मद्रास इस विधान परिषद में एक चीज और सुना दूं, मद्रास एक ऐसी स्टेट थी जिसने साफ साफ बोल दिया था कि कोई बात नहीं, मैं विधान परिषद के चुनाव में जाऊंगा। बाकी सभी स्टेट्स ने मना कर दिया था, सिर्फ मद्रास एक ऐसी क्या थी, स्टेट थी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छा जी, अब यह आंदोलन देखो किस प्रकार बढ़ गया, शहरों के अंदर वही हुआ, शराबों की दुकानें लूट ली, लोगों ने सरकारी दफ्तर छोड़ दिए, बैंक छोड़ दिए, फलाना ढिमाका, बहुत सारी लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करा। और 1921 और 1922 में क्या हुआ भैया, विदेशी जो कपड़ा था जिसका हम लोग आयात कर रहे थे, यानी कि इम्पोर्ट करते हैं, वो आयात भी घट गया। व्यापारियों को, सौदागरों को विदेशी मुद्रा में व्यापार करने से मना कर दिया गया। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ना तो कोई विदेशी वस्तु लाओगे, ना विदेशी मुद्रा में व्यापार करोगे, सिर्फ इंडियन वस्तुएं। तब आया था गांधी जी का क्या, खादी वस्तु। जी हाँ, खादी वस्तु लेके आए थे। लेकिन खादी वस्तु की समस्या ये थी सर, ये रहा ना, देखो ये रहा भारतीय कपड़ा और क्या हैंडलूम्स। तब ये दिक्कत थी कि हैंडलूम्स का प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन सर इसका प्रोसेस बहुत लंबा था, मशीनी तो था नहीं, हाथों से बनाते थे, हाथ का घर हाथ सॉरी हैंडलूम नहीं, हैंडलूम जो होते हैं, हैंडलूम कहते हैं हाथों से बुनकर, हाँ बुनकर बुनाई करने वाले होते हैं। सर बुनाई से जो कपड़ा बनना था वो बहुत महंगा बनना था और बहुत लंबा बनना था। यही वजह थी कि कहीं ना कहीं स्वदेशी कपड़ा अपनाने पर लोगों की क्या थी, सहमति नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत ज़्यादा हाई पेली था। ठीक है, आगे सुनो। अब क्या हुआ, फिर आया साइमन कमीशन, सबसे बड़ी चुरान 1929 के अंदर। साइमन कमीशन जब आया, साइमन कमीशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, साइमन कमीशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसका कहना यह था मेरे भाई कि भैया ऐसा है कि हमारी एक कमेटी बनेगी, क्या 7 मेंबर की कमेटी बनेगी, सर 6 मेंबर की कमेटी बनेगी, जिसके अंदर हम लोग संविधान का क्या बनाएंगे, निर्माण करेंगे, भारत के संविधान का। लेकिन सर उस कमेटी के अंदर एक भी भारतीय लोग नहीं था, एक भी भारतीय बंदा नहीं था। लोगों को लगा यार साइमन कमीशन आ रहा है, ठीक है, एक कमीशन बनाया गया था साइमन कमीशन, ठीक है। और उसका जो हेड था उसका सर जॉन कमीशन था। कौन था? सर जॉन कमीशन थे। सर जॉन कमीशन के नेतृत्व में हो रहा था। तो जैसे ही साइमन कमीशन आया, सब लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक, मर जा, मुट जा, ऐसे पता नहीं क्या क्या बोला, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यार संविधान बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अपनी अंग्रेजी सोच के हिसाब से बनाएगा। आई रिपीट, कैसे बनाएगा ये, अपनी अंग्रेजी सोच के हिसाब से ये क्या बनाएगा, जी हमारा बनाएगा, संविधान बनाएगा, जिससे सर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अपने अकॉर्डिंग नियम कानून बनाएंगे। इसके कमेटी के अंदर हमारा भारतीय अंदर शामिल नहीं है। इस वजह से सभी लोगों ने संविधान का साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। ठीक है, लोगों ने सर जी क्या बोला, देखो ये ना सर जॉन का, में सर जॉन कमीशन थे, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए लोगों का विश्वास नहीं था इसके ऊपर। और आयोग को राष्ट्रवादियों की मांग पर गौर और भारत के संवैधानिक ढांचे में बदलाव का सुझाव देना था। उनका कहना था कि हम लोगों को सर कॉन्स्टिट्यूशनली या संवैधानिक रूप से हमें भी कुछ सुझाव देने हैं, परंतु इनके सुझाव को माना नहीं गया। और साथ साथ यही वजह थी कि 1928 में क्या हुआ, आयोग भारत पहुंचा और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एवं अन्य राजनीतिक दलों ने क्या करा, इन्हें काले झंडे दिखाना स्टार्ट कर दिए, इनका साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाना चालू कर दिए। और यही वजह की 1929 के अंदर 1929 के अंदर क्या हुआ कि आयोग ने भविष्य में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स तथा भारत के भावी संविधान पर चर्चा के लिए गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश की। और यही वजह है कि गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसके अंदर हमारे गांधी जी भी गए थे। जी हाँ, पहला गोलमेज सम्मेलन का हुआ, लंदन के अंदर हुआ। वहां जाके जब पहुंचे, जब यहाँ पे आके पहुंचे तो आपको मतलब समस्या बहुत सारी हुई थी। वहाँ पर इन्होंने डिमांड रखी कि नमक कानून हटा दो, ये वाला कानून हटा दो, टैक्स कम कर दो, भुखमरी आए तो इसको मत लगाओ। लेकिन यही वजह है कि सर गांधी जी की मांग को वहाँ पर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। उनको क्या मिली, असफलता मिली गोलमेज सम्मेलन के बाद। लेकिन अगर हम बात करें साइमन कमीशन के प्रभाव, देखो क्या क्या हुआ। सर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या रखा, पूर्ण स्वराज की मांग करी। और सर 26 जनवरी 1930 को हमने अपना क्या बना, स्वतंत्रता दिवस मनाया। आपको मालूम है हमारा स्वतंत्रता दिवस कब है, 15 अगस्त को है। गणतंत्र कब है, 26 जनवरी को है, क्योंकि संविधान लागू हुआ था। यही वजह थी कि 26 जनवरी की तारीख को हमने ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या करा था, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने 2 महीने का वेट करा और उसको 26 जनवरी को लागू करा, ताकि हम लोग 26 जनवरी जो हमारे पूर्वजों ने इस दिन के लिए जान दी थी, इसको हम लोग ऐतिहासिक बना सके।
साथ साथ मेरे बच्चे क्या हुआ, फिर बी आर अम्बेडकर जी ने भी क्या करा, एक दलित वर्ग एसोसिएशन बना। इस दलित वर्ग के अंदर उन्होंने जो दलित वर्ग था, जो निचला वर्ग था, उसके लिए क्या करें, डिमांड रखना चालू करें। उन्होंने बोला कि हमारे दलित वर्ग के लोगों को भी विधान परिषद में आने का हक दो, हमारे दलित वर्ग के लोगों का भी सर क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, मूवमेंट में, तभी उनका योगदान माना जाएगा। अदरवाइज उन बेचारों को तो आंदोलन छोड़ो, कोई लोग बाग पानी पिलाने को राजी भी नहीं था। यही वजह थी कि बी आर अम्बेडकर ने क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन के अंदर भी क्या हुआ था, इस बात की मांग करी थी। फिर गोलमेज सम्मेलन करा हुआ है, मतलब गांधी जी ने समझौते के अंदर, पूना पैक्ट के समझौते के अंदर यही सी बात की मांग करी थी कि हमारे सभी दलित भाइयों के लिए क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं कोटा होना चाहिए, कहीं ना कहीं रिजर्वेशन होना चाहिए। कोटा रिजर्वेशन मतलब सीटें आरक्षित होनी चाहिए। वो अपनी कम्युनिटी को क्या करेंगे, लीड करेंगे। हमारी कम्युनिटी को कौन लीड करेगा, कोई पंडित वर्ग का लीड नहीं करेगा, कोई अपर कास्ट का बंदा लीड नहीं करेगा। हमारी कम्युनिटी को कौन लीड करेगा, हमारे ही अपना बंदा लीड करेगा, जिसको हम चुन के लाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो चुनाव होगा वो संपूर्ण रूप से होगा, यानी कि क्या होगा, लोकतांत्रिक चुनाव होगा। मान लीजिए 100 वर्ग हैं, 100 लोग हैं, 100 क्या है दलित लोग हैं, तो 100 उन दलित लोगों में से 2 कैंडिडेट खड़े होंगे, उनमें से जो अच्छा कैंडिडेट होगा वो बहुमत की तरह क्या होगा, चुना जाएगा। ये उनका कहना था। फिर मेरे बच्चे क्या कहता है, गुरुजी फिर आया हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे बड़ी चीज सिविल डिसोबीडियंस, इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। सिविल डिसोबीडियंस को अगर हम बोले आज्ञा ना मानना, यानी कानून को मानना ना, जी हाँ, कानून को ना मानना, दैट इज कॉल्ड क्या, कानून को ना मानना। जी हाँ, ना क्या होगा बेटा, मानना, ठीक है, कानून को ना मानना। क्या कहता है गुरुजी, कानून को ना मानना। गुरुजी कहता है कि गांधी जी ने सबसे बड़ी समस्या थी कि सिविल डिसोबीडियंस को लाने का रीजन था नमक कानून। नमक कानून ने इतनी बड़ी चिरान थी कि भैया आप लोगों सोचो, अमीर हो, गरीब हो, भूखा नंगा हो, कोई भी, सबको नमक चाहिए, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगा रखा था। यही वजह थी गांधी जी ने विरोध करा। और मेरे गांधी ने 31 जनवरी को गांधी ने वायसराय इरविन को पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी 11 मांगे करी थी। और सबसे बड़ी मांग क्या थी, नमक कानून को क्या था, दियण करना था। परंतु क्या करे, गांधी लॉर्ड इरविन मान नहीं रहा था। कोई बात नहीं, गांधी जी नहीं माने भाई, उनकी कांग्रेस क्या हुआ, नहीं मानी उनकी बात। उन्होंने सर क्या काम करा, सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। जब उन्होंने नहीं मानी, सविनय आंदोलन छेड़ दिया, तब गांधी ने क्या करी, एक दांडी मार्च निकाला। दांडी मार्च कहाँ निकाला, साबरमती आश्रम से कहाँ पहुंचे वो, गुजरात में दांडी तक पहुंचे। 240 किलोमीटर लंबा सफर तय करा, 70 लोगों को लेके गए थे। वहां पर जाके उन्होंने नमक कानून बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून के प्रभाव से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। महिलाओं ने भी सर क्या करा, इसका समर्थन करा। महिलाओं ने भी बोला कि हम अब साथ नहीं देंगे, अब हम गवर्नमेंट की नहीं मानेंगे, हम इनकी दास प्रथा नहीं मानेंगे। असम में जो हमारे समुद्री तटीय इलाके हैं, बहुत सारे लोगों ने फिर नमक कानून बनाना, नमक कानून को तोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि सर गांधी ने इस बात को पूरी तरह फैला दिया था कि इनकी अब बात मानना इनकी बात मानना क्या कर दो, बंद कर दो। धीरे धीरे ये क्या हुआ, धीरे धीरे कहा, ये जो सविनय अवज्ञा पूरी जगह फैल गया। लोगों ने भैया जेल में जाना चालू कर दिया। साथ साथ मेरे बच्चे क्या हुआ, किसानों ने राजस्व और क्या शुल्क भी देना मना कर दिया, हम तुम्हारा टैक्स नहीं देंगे। फिर और जो गांव में जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने सर आरक्षित वनों में जाना चालू कर दिया, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने नियम रखा था इन आरक्षित वनों में सिर्फ ब्रिटिश लोग जाएंगे और वहां पर सर क्या नियम हमारा लगेगा, वहां पर कोई भी जाकर क्या नहीं करेगा, शॉपिंग वगैरह नहीं करेगा। किस चीज़ की, फल फ्रूट की, लकड़ी की, है ना, इस तरह की। उन्होंने सर क्या उसको भी चालू कर दिया, पशु चलाना चालू कर दिया, ठीक है, लकड़ी चुनना चालू कर दिया। और कहीं ना कहीं सर क्या हुआ, हर जगह क्या हुआ, नमक कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। यही वजह है कि जो हमारे तो ब्रिटिश साम्राज्य था वो थोड़ा पागल हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य पागल हो गया सर। उनने से पहले सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, अब्दुल गफ्फार को पकड़ा। अब्दुल गफ्फार का 1930 में किसको पकड़ा, गांधी जी को पकड़ा। अब गांधी को पकड़ने के बाद सर उन्होंने लोगों में डर बैठाना चालू करा कि भाई साहब जो भी हमारे खिलाफ जाएगा हम तुम्हें भुस भर देंगे। और वास्तव में उन्होंने भुस भरना चालू कर दिया। उन्होंने औरतों को पीटा, बच्चों को पीटा, उनकी बैंड बजा दी, या भुस भरा, इतना मार 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 के लाल कर दिया कि बंदर लाल हो गया लगा लो। और 1 लाख लोगों को लगभग जेल के अंदर डाला। लेकिन हमारे लोग मानने वाले कहते हैं, उन्होंने कहा दिया बेटा टेंशन ना लो, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। और यही वजह है सर जी क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता तथा आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई, जब गांधी को लगा, सॉरी इरविन को लगा कि यार अब तो लोग बाग सड़कों पर तरना चालू हो गए, शायद वो हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज का आग लगाना चालू कर दिया। यही वजह है कि 1921 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, 1922 सॉरी असहयोग आंदोलन जो था 1922 में क्या लिया था, गांधी ने वापस ले लिया था, क्योंकि चोरा चोरी कांड हुआ था। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। गांधी जी के आंदोलन को वापस लेने की वजह ही रही, जैसे जैसे वो हिंसक होते गए उन्होंने अपने आंदोलन वापस लेना चालू कर दिए। जैसे उन्होंने असहयोग को वापस लिया, किस वजह से लिया, चोरा चोरी कांड, याद रखना चोरा चोरी कांड। और यही वजह है कि 5 मार्च को फिर क्या हुआ, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अंदर गांधी जी की 11 मांगों को स्वीकार करा गया। सेकंड गोल मेले सम्मेलन हुआ, कहाँ पे, लंदन में हुआ, उनकी मांगों को माना गया। फिर गांधी जी ने क्या बोला, डिमांड रखी हमारे कैदियों को रिहा कर दो, जिन बेचारों को, ठीक है, जिनको आपका पकड़ रखा है, उन्होंने रिहा भी कर दिया। लेकिन उन्होंने इसके बदले क्या बोला गांधी से कि भैया हमारा जो है क्या भैया, जो आपने आंदोलन कर रखे हैं उनको बंद करो, लोगों को बोलो लड़ाई झगड़ा ना करें। और साथ साथ इसके अंदर मेरे चैप्टर के अंदर बेटे क्या हुआ, जी हाँ,
32 के अंदर पूना पैक्ट हुआ, ठीक है जी, पूना पैक्ट के अंदर समझौता किया गया दलित वर्ग को लेके भी, है ना, BR अम्बेडकर ने इसकी क्या करी, अगुवाई करी थी। और साथ साथ मेरे बच्चे फिर क्या 1936, आई थिंक मैं गलत नहीं बोल रहा, 1936 के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1936 के अंदर पहली बार पाकिस्तान को मेरे बच्चे क्या हुआ, अलग करने की डिमांड रखी गई थी। यही वजह थी कि मुसलमानों को भय था, क्योंकि सर मुसलमानों को भय ये होता कि सभी लोग तो भैया हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं, हिंदू वर्ग सब घूम रहा है, हमारा मुस्लिम वर्ग तो सर क्या पिछड़ा हुआ, क्योंकि सर हमारे खिलाफ तो क्या हुआ, पहले लड़ाइयाँ लड़ी किसने, हिंदुओं ने मुस्लिम के खिलाफ क्यों लड़ी थी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने फूट डालो शोषण की नीति लेके आया। उसके बाद सर जी हमारे क्या तुर्की जो तुर्की के इस्लामिक स्कॉलर थे उनको बेचारे को मारपीट के भगा दिया, नियम लगा दिए, नमाज नहीं पढ़ोगे, बुरखा नहीं पहनोगे। इसका मतलब हमारे साथ कांड हो सकता है, अगर हम लोग भारत में रहेंगे तो हमारे साथ कांड हो सकता है। यही वजह है उन्होंने पाकिस्तान की जी हाँ डिमांड अलग रखी, और उन्होंने इसको बोला कि हम जब भी आज़ाद होंगे हमारे को एक अलग राष्ट्र बना के दिया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होगा। तो देखो जी भैया इस चैप्टर के अंदर यही ओवरऑल ग्लांस है, और यही आपके पेपर में सर जी क्या है महत्वपूर्ण तरीके से आने वाला है। ये वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई रिपीट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें कवर करें, ध्यान रखना। और असम वाला भी पढ़ लेना, असम वाला किसान वाला कांड क्या था, असम में क्या था, असम के लोगों के लिए पूर्ण स्वराज का मतलब क्या था, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, असम के लिए पूर्ण स्वराज के लोगों का मतलब क्या था, उनका मतलब था कि जो लोगों पर एक वो था, एक था लंदन इमिग्रेशन था, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि भैया कोई भी जो किसान है चाय के बागानों को छोड़ के नहीं जाएगा, और जो किसान थे, जो वर्कर थे, जो काम करते थे चाय के बागानों में, उनको साफ साफ बोला गया था कि भैया तुम्हें यहीं रहना है। तो उनके लिए पूर्ण स्वराज का मतलब था कि यार उनको आज़ादी से जाने दिया जाए, कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, उनको रोका क्यों गया, उनको रोका इसलिए गया कि वो चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए लेबर का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पर डे पत्तियाँ निकलती थी फ्रेश, और उनका व्यापार बहुत तगड़ा था। चाय का व्यापार इंडिया में बहुत तगड़ा करा किसने, ब्रिटिश शासन ने, जी हाँ। यही वजह थी कि सर वो मजदूरों को जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें मजदूर आसानी से मिल नहीं पा रहे थे, और मजदूरों को चाहिए था क्या, काम तो मिले परंतु अपने परिवार के साथ भी घूम सके। तो इसीलिए पूर्ण स्वराज की क्या डिमांड के अंदर, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर कौन घुस गए, हमारे असम के मजदूर भी घुस गए, कौन से वाले, किसान मजदूर। ठीक है भाई, तो मेरे बच्चों ये था ओवरऑल हमारा क्या चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा राष्ट्रवाद क्या भारत के अंदर। तो मेरे बेटे मिलेंगे हम किसमें अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, महाकाल के नाम पे ठोको क्या, लाइक ठोको, और हमारी इस रैपिड रिवीजन सीरीज को, जी हाँ, जिस रैपिड रिवीजन सीरीज को भैया ज्वाइन कर लो जिनने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ठीक है जी। और हम आपको वो सभी चैप्टर बेहतरीन तरीके से, जैसे अभी हमने दी एंड किया, अगला चैप्टर और दी एंड करेंगे। तो ठीक है भैया, मिलते हैं किसमें अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, दिखते रहो कैल्विन। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार।